जैसा कि टॉपिक के नाम से मालूम है, वेव एंड ऑसिलेशन ये यूनिट है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वेव के बारे में आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा है ना वेव के बारे में कि वेव्स होती हैं। तो वेव क्या चीज़ होती है ज़रा समझिएगा। अगर आप एक पत्थर का टुकड़ा लें और एक तालाब में डाल करके डाल दें, तालाब में ऐसे फेंक दें, तो आप क्या देखते हैं कि तालाब में एक प्रकार की वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो वेव एक्चुअली क्या होता है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल इन अ मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में लगातार आगे बढ़ता है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, तो आप तक बात अपनी पहुंचाने के लिए, अब आप कहेंगे आप तो तार के माध्यम से आपकी बात आ रही है, लेकिन तार में हमारे पास स्पीकर यहाँ लगा हुआ है, हम अपने मुंह को यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके आ रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं तो हमारे मुंह के पास की जितनी एयर है वो वाइब्रेट हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, और वो डिस्टर्बेंस एक एनर्जी के फॉर्म में, अगर मैंने एनर्जी बोला है तो जैसे जैसे एनर्जी बोला है उसी शेप में वो एनर्जी आगे गई है और यहाँ तक पहुँची है, और यहाँ तक आपके माध्यम आप तक पहुँची है। वो भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसी वेव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में विदाउट चेंजिंग इट्स शेप लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, वेव कितने प्रकार की होती हैं? नंबर एक, सबसे पहले वेव देखिए, जो आप वेव पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिसको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। यानी हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिंपली हम मैकेनिकल वेव के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मतलब जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। अगर आप वैक्यूम में बोलना शुरू कर दें तो आपकी आवाज नहीं जाएगी दूर तक। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज एक मैकेनिकल वेव है और उसको जाने के लिए मीडियम चाहिए। तो एक तो मैकेनिकल वेव होती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके बारे में आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट लगातार आगे बढ़ते रहते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम की। जो सन से लाइट रे हमारे तक पहुंचती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो दूसरी टाइप की वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरे प्रकार की एक और वेव आप पढ़ेंगे, मैटर वेव्स, वो आगे बात की जाएगी। फिलहाल हम मैकेनिकल वेव के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वेव क्या होती है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो लगातार बिना अपना शेप बदले मीडियम में लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक आएगी ऑसिलेट, एक प्रकार का मोशन आएगा, एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट करना मतलब, ऑसिलेट करना मतलब किसी एक पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करना। तो ऐसा मोशन जो लगातार किसी पॉइंट के इधर उधर मोशन करता रहता है उसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, या इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, या ये हम लॉन्ग, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या आप कहेंगे कि ऐसा मोशन जिसमें जो पार्टिकल होता है या जो वेव होती है एक पॉइंट के इधर उधर ऑसिलेट करती रहती है, ऐसे मोशन करती है, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करती है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो चैप्टर का नाम है वही हम उठाने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। टेक्निकल चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
देखिए, अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट को सेंटर मान करके उसके इधर उधर एक लीनियर मोशन करे, इधर जाए फिर इधर जाए, तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखिए थोड़ा सा, अ पार्टिकल, इसकी डेफिनेशन लिखिए, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। A particle is said to execute simple harmonic motion। आवाज मेरी आ रही ना? If it moves to and fro, if it moves to and fro जानते हो ना, इस प्रकार से इधर उधर, उसको to and fro कहते हैं। To and fro along the same straight line, along the same straight line about a mean position, about a mean position, a particle is said to execute simple harmonic motion, या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं a motion in which, आगे बढ़ सकते हैं आप, a particle is said to execute simple harmonic motion if it moves to and fro along the same straight line, एक स्ट्रेट लाइन के इधर उधर मूव करे, along the same straight line about a mean position। अब जरा समझिएगा, थोड़ा और इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। अगर कोई पार्टिकल यहां से इधर की ओर मूव करा, मान लिया ओ इसकी मीन पोजीशन है और ओ से ए तक गया, और आप कहते हैं मोशन कैसा होना चाहिए, टू एंड फ्रो होना चाहिए, तो भाई ये पार्टिकल वापस लौट के आएगा क्यों? कोई कारण है लौट के आ जाएगा? क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा। इसका मतलब इसको खींचने के लिए कोई फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। अगर किसी पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दें तो उसको फिर मीन पोजीशन पे लाने के लिए कौन सा जो फोर्स लगता है उसका क्या नाम होता है? आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में, रीस्टोरिंग फोर्स। अब जरा समझिएगा एक वर्ड, यानी कि इस पार्टिकल पर रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। सही कह रहा हूं? और रीस्टोरिंग फोर्स कहां होता है? इलास्टिक बॉडी में होता है ना। तो एक बात क्लियर हो गई कि वेव मोशन होने के लिए मीडियम पार्टिकल कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। मतलब जरा समझिएगा, हमारे मुंह के पास 50 एयर मॉलिक्यूल हैं, हमने आपसे कहा नहीं, मतलब जो कहा वही कहा, और कहा जैसे कहा वैसे हमारे एयर मॉलिक्यूल हमारे मुंह से दूर हट गए और फिर लौट के मेरे मुंह के पास आए ही नहीं, तो मेरे मुंह के पास क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। अरे हाँ, अब दिक्कत दोबारा, हमने जब कहा तो आप तक वो कहा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि बीच में कोई एयर मॉलिक्यूल थे नहीं। तो ये जो हम बार बार कहा कह रहे हैं वो आप तक कब पहुंचेगा? जब एयर मॉलिक्यूल हमारे मुंह के पास से हटें, हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करें, बगल वाले को दे दें, कहें भैया हमारे सर ने कहा है और वो हर जगह लेके जाओ, और फिर लौट के हमारे मुंह के पास आ जाएं। ये नेचर किसका होता है? इलास्टिक बॉडी का होता है। तो यानी कि वेव मोशन के लिए जो मीडियम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी बात, जब हम पार्टिकल को मोशन करा दें तो भाई साहब मोशन करते रहें, ये नहीं रुक जाएं, बार बार हमको हिलाना पड़ रहा है उनको। जो मोशन करता ही रहता है, मोशन कराने के बाद में उसको क्या कहते हैं? वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अगर किसी को हम ऐसा फोर्स लगा दें, मोशन करा दें, मोशन करता ही रहे, क्या कहते हैं उसको? हाँ बोलिए। इनर्शिया, नहीं मोमेंट ना बोलिए, वहां पर इनर्शिया कहते हैं। यानी मीडियम कैसा होना चाहिए? इनर्शियल होना चाहिए। तो अगर आपसे कहें ये बताओ वेव के चलने के लिए मीडियम कैसा, तो आप कहेंगे पहले तो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, और दूसरी चीज मीडियम में इनर्शिया होनी चाहिए। तो देखिए, पार्टिकल ओ से ए तक गया, जैसे ओ से तक गया होगा उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा। तो इसका मतलब देखिए, जब पार्टिकल ओ से, एक सेकंड जरा, जब ओ से थोड़ा आगे बढ़ा होगा
थोड़ा रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा, और आगे बढ़ा होगा, थोड़ा और रिस्टोरिंग फोर्स लगा होगा, और यहां तक आते आते मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लगा, और उस रिस्टोरिंग फोर्स ने इस पार्टिकल को यहां रोक दिया और वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा पार्टिकल पर रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। सही कह रहा हूं मैं? तो उसी डेफिनेशन में आगे और बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए। आपने क्या लिखा? अंडर द एक्शन ऑफ, सॉरी, अबाउट द मीन पोजीशन लिखा है ना, उसी में आगे लिखिए अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स which is directly proportional to the displacement, which is directly proportional to the displacement। समझ में बात आई? हमने जानबूझ के पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोला था। यानी कि ये जो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनेट है? डिस्प्लेसमेंट के। मीन पोजीशन से जितना दूर बॉडी को ले जाओगे उतना ज्यादा उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा लग रहा है, तो यहां पर साइन हम क्या लेंगे? माइनस। माइनस क्या इंडिकेट करता है? कि द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, एक्टिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब यानी F इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आएगा माइनस के इंटू वाई। अब जरा सुनिएगा, ये भाई साहब लौट के यहां पर आ गए। क्यों? क्योंकि भाई मीडियम इलास्टिक था, बड़ा ईमानदार पार्टिकल था, इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से लौट के आ गया, लेकिन मीडियम में इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी है। तो पार्टिकल जब लौट के आया तो यही नहीं रुका, वो इधर चला गया A डैश तक। ठीक है? तो अब क्या हो रहा है? पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, 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 बार बार O के इधर उधर कैसा ऑसिलेशन कर रहा है? तो एक स्ट्रेट लाइन के इधर उधर ऑसिलेशन करने को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल डेफिनेशन आप क्या कहेंगे? इफ अ पार्टिकल ऑसिलेट along a straight lines about its mean position in which the restoring force acting is directly proportional to its displacement, then this type of motion is known as simple harmonic motion। अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे इसको। अब जरा समझिएगा, हम कोई भी मोशन यहां लेके उठाएंगे, कोई भी मोशन उठाएंगे, वहां पर हम फोर्स निकालेंगे। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट आ गया तो बिना कहे हम बोल देंगे कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? जहां लिख दिए वेयर के इज अ फोर्स कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट। इसको हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम के की डेफिनेशन देना चाहें तो के इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन वाई, यानी यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने में जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। फिलहाल इसकी डेफिनेशन से आपको मतलब नहीं है। तो के इज अ फोर्स कांस्टेंट। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं है और अभी पढ़ेंगे भी नहीं, इंटर में पढ़ेंगे, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखिएगा, टेक्निकल हेडिंग है, लिखिए जरा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब यही सिंपल हार्मोनिक मोशन को पूरा एक्सप्लेन करेगी, ध्यान रखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको याद होगा एक प्रोजेक्शन वर्ड आपको पकड़ में आ रहा है। प्रोजेक्शन वर्ड उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन प्रोजेक्शन वर्ड पकड़ में आ रहा है। कहां पर बात की गई थी? बोले ये नहीं पकड़ में आ रहा है। प्रोजेक्शन तो आ रहा है, कहा? वेक्टर में बात की गई थी, ए डॉट बी में बात की गई थी। हम बी कॉस थीटा लिखे थे, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, याद है ना?
अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जरा हेडिंग समझिएगा, उन्होंने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रूफ ये करना है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जरा समझिएगा, अगर हम ये बॉडी है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, डायग्राम ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि लैंग्वेज आपको अपने आप लिखनी है, उसको नहीं मैं लिखा नहीं रहा हूं। देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये हमने दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची और ये इसका ओरिजिन है और ये आपकी रेफरेंस लाइन है, यानी हम यहीं से बॉडी की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। देखो ध्यान से, किसी टाइम मान लिया पार्टिकल पी नॉट पॉइंट पे था, यानी इनिशियली पार्टिकल वाज एट द पॉइंट पी नॉट, ठीक है। अच्छा, आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल रीचेस टू पॉइंट पी, टी समय बाद पार्टिकल पहुंच गया टी पॉइंट पर और हमने माना कि ये थीटा एंगल से घूम गया। अब देखिए जब वो थीटा एंगल से घूम रहा है यानी उसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, ओमेगा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी। सही कह रहा हूं मैं। अब जरा समझिएगा, अगर P से हम इस ये जो हमारा डायमीटर है ए डैश और ये पी डैश मान ले, कुछ भी मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और ये इसको B डैश मान लीजिए। देखिए अगर P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, P से इस ए डैश पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर का फुट कहां होगा, एन पॉइंट पे होगा। परपेंडिकुलर का फुट कहां पर होगा, एन पॉइंट पे होगा। अच्छा, शुरुआत में जब पार्टिकल ये बी डैश पॉइंट पे था, ये बी डैश पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे था, तो परपेंडिकुलर का फुट कहां पे था, ऊपर था। जब पार्टिकल पी पे पहुंचा तो परपेंडिकुलर का फुट कहां पे पहुंच गया, एन पॉइंट पे पहुंच गया। अगर ये पार्टिकल यहां पहुंच जाए तो परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे उसका फुट यहां पहुंच जाएगा। सही कह रहा हूं मैं। जब ये पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंच जाएगा तो परपेंडिकुलर का फुट जो एन पॉइंट पे था वो ए पे पहुंच जाएगा। जब पार्टिकल घूम के यहां पर आएगा तो परपेंडिकुलर जो डालेंगे उसका फुट यहां पहुंच जाएगा। जब ये पार्टिकल यहां पे आएगा तो परपेंडिकुलर का फुट यहां पहुंच जाएगा। जब पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो फुट यहां पहुंच जाएगा। जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो फुट यहां पे आ जाएगा। जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो फुट यहां पे आ जाएगा। जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो फुट यहां पे आ जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? बोले देख रहे हैं कि फुट कब तक चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि जब पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है तो उस पार्टिकल से डाला गया परपेंडिकुलर उसका जो फुट है वो ओ के इधर उधर मूव कर रहा है, कर रहा है ना। इसको जरा समझिए, जब वेक्टर में पहुंचिए, ये वेक्टर हुआ करता था, ये जो ओपी हमने दिखाया है और ये लाइन हुआ करती थी, ये इसका प्रोजेक्शन था। ओ को यहां से टच करा दो, यही तो प्रोजेक्शन था इसका। यूं कहिए परछाई थी, जो कह दो आप। तो जब पार्टिकल मूव करता है तो उससे इस डायमीटर पर डाला गया फुट ओ के इधर उधर मूव करता है। तो एन पॉइंट ओ के इधर उधर मूव कर रहा है, तो एन पॉइंट कैसा मोशन कर रहा है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यही आपसे बोला गया है कि जो किसी सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है तो एक्चुअली वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। वो कौन? उससे डाला गया फुट। अब जरा समझिएगा, अगर मैं यहां पर फुट डाल देता इधर, ये पॉइंट समझिएगा, और पार्टिकल को मूव कराता तो फुट बार बार ऐसे मूव करता। ऐसे देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालता तो फुट इसके इधर उधर मूव करता, नहीं करता। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस डायग्राम में जो हमने बनाया,
अभी दोबारा बना देते हैं इसको। ये तो हमने समझाने के लिए बहुत सारी लाइनें खींची हैं, आपको बहुत सारी लाइन नहीं खींचना है, एक्सप्लेन करना है केवल। देखिए ध्यान से, आप कहेंगे ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और ये ए डैश एक डायमीटर है, और ये बी डैश एक डायमीटर है, ये ओ पॉइंट है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट पी नॉट। इन टाइम टी एनी पार्टिकल रीचेज टू पॉइंट पी एंड ओपी मेक्स एंगल थीटा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज थीटा, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है। वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू ए डैश, एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे कि जैसे जैसे पी ऊपर जाएगा वैसे वैसे फुट ऊपर जाएगा, पी इधर आएगा फुट नीचे आएगा, पी इधर आएगा फुट इधर आएगा। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल से डायमीटर पर डाला गया परपेंडिकुलर बार बार ओ के इधर उधर मूव कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आई बात? यानी कि यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है? पार्टिकल कर रहा है, या पार्टिकल से परपेंडिकुलर डाला गया जो है उसका फुट कर रहा है? जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ये डायग्राम के बारे में लिख लेंगे आप। अब इसकी एक सब हेडिंग लिखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसकी सब हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखो ध्यान से, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो किसका रहा है? यहां पर कौन डिस्प्लेस हो रहा है? उस पार्टिकल से इस डायमीटर पर डाला गया फुट। तो हमको डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली निकालना किसका है? इस एन का निकालना है। शुरुआत में एन कहां पे था? शुरुआत में ए जो एन था वो ओ पॉइंट पे था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट वाई है? कह सकते हैं। और ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और मैंने इस की जो रेडियस मानी है वो ए मानी है। तो अगर हम, चूंकि लैंग्वेज हम लिख चुके हैं पहले से, अगर हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ओ पी एन और इसमें साइन थीटा लगा दें तो आएगा परपेंडिकुलर ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी। तो ओ एन की वैल्यू आएगी ओपी साइन थीटा, और ओ एन आपका y है और ओपी आपका a है, a साइन थीटा। थीटा को हमने क्या माना है? ओमेगा टी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये साइन के टर्म है, इसको साइनसोइडल इक्वेशन कहते हैं। लिख लेंगे दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हेडिंग पड़ी हुई है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। नोट कर लिया? अच्छा, वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस इसी में और आएंगी। लिखिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड लिखिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of the particle, the maximum displacement of the particle executing simple harmonic motion, executing simple harmonic motion is called। आशुतोष जी, आपका नेट कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? स्टूडेंट है, बार बार लेफ्ट करना पड़ रहा है। Executing simple harmonic motion is called amplitude of SHM, is called amplitude of motion। लिख दीजिए, of motion।
जरा समझिए, मैं यहां पे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ऐसे लिख दो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। जरा समझिएगा, वैसे तो हम कंपेयर करके लिख देंगे। देखो, ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये किस पर डिपेंड कर रही है? मतलब डिपेंड का मतलब कौन चेंज कर रहा है इसको? थीटा चेंज कर रहा है ना, थीटा चेंज कर रहा है या मान लीजिए टाइम चेंज कर रहा है। तो यानी कि आप बताइए, साइन की जब वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो वाई मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो आप लिखेंगे एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बोलिए या साइन ओमेगा टी, वो 1 होता है। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? a। यही आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। यानी कि हम जो कंपेयर करेंगे, अभी यहां तो हम निकाल रहे हैं, तो ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी में a एम्पलीट्यूड है। अब लिखिए पीरियोडिक टाइम। अगला है पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, ये बहुत सस्ती डेफिनेशन है, इसको आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। पीरियोडिक टाइम नाम से लग रहा है कि जितने टाइम पीरियड में वो अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है उसको पीरियोडिक टाइम कहते हैं। अब बताइए, आपका जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, किसके पास टाइम पीरियड छुपा हुआ है? ध्यान से बताइए, पढ़ाया जा चुका है आपको। किसके पास? ओमेगा के ऊपर। तो आप जानते हैं एज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है, कैपिटल टी। तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। दिस इज पीरियोडिक टाइम। डेफिनेशन अपने आप लिखेंगे, वो हम नहीं लिखवा रहे कि जितने टाइम में कोई पार्टिकल जो SHM कर रहा है वो अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, जहां से चलेगा वहां पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करके जो लौट के आएगा। देखिए, यहां से चला, इधर गया, फिर लौट के आया, अभी नहीं पूरा हुआ, फिर इधर गया, फिर लौट के आया, ये कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। अब लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नाम से लग रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप जानते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो लिखिएगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। यहां आपको दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी किसके पास है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, मालूम है ना? क्यों? देखो, ये वेव यहां से यहां तक गई, यहां पहुंची, यहां से यहां तक का पूरा टाइम क्या कहलाता है? कैपिटल टी। कितने ऑसिलेशन किया उसने? 1। तो टी सेकेंड में 1 ऑसिलेशन, 1 सेकेंड में 1 अपान टी ऑसिलेशन। तो यही फ्रीक्वेंसी होती है, 1 अपान टी या ओमेगा अपान 2 पाई। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब लिखिए फेज। फेज, फेस नहीं है, फेज, PHASE, फेज। अब जरा ये बहुत ही यूनिवर्सल वर्ड है, बहुत ही व्यापक वर्ड है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फेज क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव मोशन, किसी प्रकार का वेव मोशन हो, आगे चल के आप पढ़ेंगे, मोशन करते हुए पार्टिकल की जो पोजीशन को बताता है वो फेज होता है। तो लिखिएगा, द फेज डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। फेज describe the position of the particle executing simple harmonic motion. Executing simple harmonic motion. Simple harmonic motion and denoted by phi. इसको हम phi से लिखते हैं, denoted by phi.
जरा समझने की कोशिश करिएगा, हमने फेज वर्ड किया है, इसको हिंदी में कहते हैं कला। क्या कहते हैं? जानबूझ के हम बोल रहे हैं, हिंदी में कहते हैं कला, वो आर्ट वाली कला नहीं है। पापा घर आए और आपसे कहा बहुत कलाकारी आ गई है आजकल, इतना बोला उन्होंने। आप कितने एंगल से सोचेंगे अपनी पोजीशन को कि पापा ने ऐसा क्यों कहा? क्या हम यहां से जब स्कूल से निकले थे, पीछे खड़े थे स्कूल की बाउंड्री के पास, चुपचाप जो है बातें कर रहे थे और पीरियड जो है बंक मार रहे थे, क्लास देख तो नहीं लिया था? क्या हम ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे? जितने भी एक्शन आप कर रहे थे सब सोचेंगे नहीं सोचेंगे आप? क्यों अर्णव साहब, सोचेंगे? ये आपकी, उन्होंने केवल आपसे क्या कहा? बहुत कलाकारी आ गई है। तो वो कलाकारी जो वर्ड है आपके पूरे दिन की जो पोजीशन को बता देगा। अपने आप सोचने लगोगे पापा ने क्यों कहा। तो वही ये फेज है। तो जो फेज होता है वो वेव की पोजीशन को बताता है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर मैं अपने इक्वेशन को देखूं y = a sin ωt, तो यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो वेव की पोजीशन को बता रही है? ωt। नहीं काम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो हम इस इक्वेशन में अगर हमसे कहा जाए कि बताओ फेज क्या है, तो आप कहेंगे ωt फेज। लेकिन यहां पर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, देखो ध्यान से। हम जब पार्टिकल को देख रहे थे तो हम कह रहे थे पार्टिकल की इनिशियल लाइन ये है और पार्टिकल यहां पर है। यह भी तो हो सकता है कि जो ऑसिलेशन कर रहा हो पार्टिकल वो पहले से थोड़ी दूर पे हो, नहीं हो सकता है? जैसे ये झूला है, ये मीन पोजीशन है, यहां से आपने पार्टिकल को धक्का मारा, यहां से नहीं मारा, पार्टिकल पहले से यहां पर था, आपने यहां से धक्का मारा। तो यह भी तो हो सकता है कि पार्टिकल थोड़ा सा आगे पहले से डिस्प्लेस हो चुका हो, नहीं हो सकता? ये हो सकता है ना? थोड़ा प्रैक्टिकल समझिएगा। तो अगर मैं मान लूं कि इनिशियली पार्टिकल यहां पे था पहले से, यानी इनिशियल लाइन पे नहीं था। जैसे आप मान लिया हम यहां खड़े हैं और यहां से आपको दौड़ना है, ये इनिशियल लाइन है। तो जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था ये हो सकता है कि जहां से डिस्प्लेसमेंट हम नाप रहे हैं वहीं आप खड़े हो सकता है वो थोड़ा आगे आप खड़े हो सकता है थोड़ा पीछे आप खड़े हो। उसी प्रकार से वेव की जो पोजीशन है, जहां से वेव चलना शुरू हुई है, पार्टिकल चलना शुरू हुआ है, उसकी ये इनिशियल लाइन है जहां से हम एंगल नाप रहे हैं। तो हो सकता है पार्टिकल पहले से इस P1 पोजीशन पे हो और ये एंगल पहले से हो फाई, यही कला होती है, पहले से आगे हो, और बाद में ये एंगल घूम करके थीटा एंगल से घूम गया हो, नहीं हो सकता? ये हमने जब पार्टिकल को देखा, जब से घड़ी देखनी शुरू की, पार्टिकल पहले से P1 पोजीशन पे था। तो अगर फाई फेज है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = a sin ωt + फाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यानी आपको जो थीटा है वो थीटा + फाई हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? तो लिखिएगा इफ फाई इज द फेज देन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी जाती है। सबको समझ में आ रही बात? थोड़ी टेक्निकल वर्ड है, अभी हम एक और चीज बताएंगे इसमें। माइनस भी कर सकते हैं आप, अभी हम बता रहे हैं आपको माइनस भी कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, इस डायग्राम को दोबारा बता रहा हूं। देखो ये इनिशियल लाइन है, आप पहले से यहां पर पार्टिकल था P2 पॉइंट पे और ये फाई था। देखो अब T समय में वो यहां से यहां तक गया, थीटा एंगल से घूमा, लेकिन हम थीटा कहां से नाप रहे हैं? हम नाप रहे हैं इनिशियल लाइन से। तो इनिशियल लाइन से जब एंगल नापेंगे यहां से यहां कितना एंगल आएगा? थीटा -फाई होगा, नहीं होगा? तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो। तो लिख दो इफ फाई इज द फेज देन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y = a sin ωt + फाई। लेकिन बुक में प्लस माइनस नहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। ये इनिशियल फेज है, यानी जहां पर पार्टिकल स्टार्टिंग में था, जहां से चलना शुरू किया। हाँ, वो इनिशियल लाइन पे नहीं था, पहले से हमसे आगे था। यानी जब आप जैसा समझिएगा, जब आप झूला झूलते हैं, कोई झूले पे बैठा हुआ है, ठीक है, ज्यादातर पिक्चरों में देखा होगा, अब तो लोग झूला नहीं झूलते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो हीरोइन को हीरो बहुत झुलाया करता है, तो वो अलग की बात है। आप बैठ जाइए झूले पे पलथी मार करके, तो झूला कहां पर रहेगा? इनिशियल पोजीशन पे।
वहीं से धक्का मारना शुरू करेंगे हम मतलब हम नॉट द हीरो, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। और हो सकता है आप बैठे बैठे पहले से थोड़ी दूर तक अपने झूले को ऐसे ले जाओ, थोड़ा पैर ऐसे जमीन पे रखो और झूले को पहले से थोड़ा सा दूर ले जाओ, वहां से धक्का आपको मारा जाए, तो आप इनिशियली मीन पोजीशन से फाई एंगल घूम चुके हैं, तो वो आपका इनिशियल फेस है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इतने एग्जाम्पल लिखने नहीं आपको, मैं कल समझा रहा हूं आपको। अब लिखिए टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व हम बनाने जा रहे हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ध्यान से, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, ये डायग्राम मैं रब कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा बुक से लैंग्वेज देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। देखो ध्यान से, हमने कहा हमारी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इज इक्वल टू वो है a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब देखो स्मॉल टी की वैल्यू रखेंगे और ये साइन का एंगल निकल आएगा, तो स्मॉल टी की वैल्यू हम कैपिटल टी की टर्म में रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक वेव बना लेंगे फिर समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। देखो ये होती है साइनोसॉइडल वेव, ये होती है साइनोसॉइडल वेव, यहां से यहां तक बना रहे हैं हम। ये पूरा टाइम टी है, ये टी बाई 2 है, ये टी बाई 4 है, ये 0 है, ये 3t बाई 4 है। अब देखो हम स्मॉल टी की वैल्यू रखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं। पहले स्मॉल टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0। जब स्मॉल टी को हमने 0 रखा, अब जरा यहां स्मॉल टी को रखो 0, तो ये पूरा स्टेप 0 आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो y क्या मिलेगा 0। यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है, मैं पहले इसको बना लेता हूं। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जहां तक पार्टिकल को जाना है, जिसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक। अब टाइम क्या रखेंगे t बाई 4, t बाई 4। जब t बाई 4 रखोगे तो एंगल कितना हो जाएगा बताओ। जब t बाई रख के देख लो कॉपी में, एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a है ना, और ये a हो गया ना। तो पार्टिकल देखिए जब हम t बाई 4 पे पहुंचे थे, t बाई 4 पे, तो पार्टिकल यहां पहुंच गया था, यानी o से a तक पहुंच गया था। बात समझ में आ गई। अब देखो अब हमने रखा t बाई 2, t बाई 2। जब t बाई 2 रखेंगे तो पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू अरे साइन पाई 180 प्लस 0 साइन 0 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, पार्टिकल यहां पर आ गया, ये पॉइंट t था टाइम, ठीक। अब हम टाइम क्या रखेंगे 3t बाई 4, 3t बाई 4, 3t बाई 4। जब 3t बाई 4 रखोगे तो एंगल कितना आएगा यहां पर 2 पाई बाई -1 आएगा, यानी माइनस a आएगा। और जब आप रखेंगे t तो फिर 0 आ जाएगा। ऐसे टाइम बढ़ता रहेगा, y बढ़ता रहेगा। तो ये 3t बाई 4 पे यहां पर पार्टिकल आया और t पे यहां पार्टिकल आया, तो ये है क्या हो गया 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उससे आगे नहीं जाती है। तो वहीं तक हम ले गए ना, नहीं ये a है ना, इसके आगे लगा हुआ ये, तो a जब रखोगे तो a वैल्यू नहीं आ जाएगी। ये ग्राफ सही आ रहा है, ये ग्राफ सही है पक्का। क्यों बुक में नहीं बना हुआ ऐसा, क्यों? हाँ सही बोला, क्यों रीजन बताओ। एक एग्जाम्पल दो।
सही तूने बोला, एग्जाम्पल दो। हाँ हाँ, यस, बिल्कुल सही। जरा सुनिए ध्यान से, ये सही बोला, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ध्यान से, ये तब ये ग्राफ आएगा जब टी की वैल्यू, जैसे टी बोले तो एंगल, टी क्या चेंज करा, एंगल, एंगल बदलता रहे और वैल्यू लीनियरली बढ़ती रहे। होता क्या है, देखो जरा ध्यान से, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और साइन 30 पे ही वैल्यू हाफ हो जाती है। यानी 0 से 30 में ही हाफ वो गेन कर लेती है, और हाफ से लेकर के 1 तक पहुंचने में उसको 60 डिग्री का मार्जिन कवर करना पड़ता है। सही बोल रहा हूं मैं? तो इसलिए लीनियरली वेरी नहीं करता है, इसलिए ये वाला ग्राफ मैंने गलत बनाया। मैंने बनाया क्यों था, आपकी जानकारी के लिए, कि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान जाए। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि 30 पे वैल्यू आधी हो जाती है बिल्कुल। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट रख दीजिएगा, 3t/4। इसको साइनोसॉइडल कर्व कहते हैं। साइन का कर्व होता है, ऐसा जो कर्व जाता है, इसको, ये जो वेव होती है ना, ऐसे वेव जाती है ये वाली, इसको साइनोसॉइडल कहते हैं। इसलिए नहीं कि साइन लगा हुआ है, इसलिए कि साइनोसॉइडल कर्व ऐसा होता है। कॉज का भी कर्व ऐसा ही होता है लगभग लगभग, लेकिन जो वेव ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, उसको हम साइनोसॉइडल कहते हैं। तो ये ग्राफ बनाइए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिएगा। ये आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, सॉरी हाँ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। नोट करिए इसको, समझ में आ गई बात? इसको साइन कर्व कहा जाता है और इसको साइनोसॉइडल कर्व भी कहते हैं। अक्सर आपको आगे चल के टीचर यूज करेगा, दिस इज साइनोसॉइडल कर्व। नोट कर लीजिए, बता दीजिएगा। अच्छा, अब लिखिए वेलोसिटी इन एसएचएम। हाँ, वेरी गुड। नहीं, वेरी गुड ये नहीं कि हमने गलत लिखा इसलिए वेरी गुड। अब देखिए वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम। कैलकुलस पढ़ी है, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने? हाँ, बायो वालों को थोड़ा 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 सा याद करना पड़ेगा। देखिए देखिए, वी नो दैट द displacement of the particle, we know that the displacement of the particle executing simple harmonic motion is y is equal to a sin omega t। ये विजिबल है ना जो हम लिख रहे हैं? ये जो लिखा है वो विजिबल है। वो नया पेन है तो बड़ा ही शार्प चल रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है। वेलोसिटी आपने पढ़ा dy/dt, तो अब हो गया द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इसको v से लिख दें तो आएगा dy/dt। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ए बाहर कर दो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, बस। हाँ, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी है वो। अच्छा, बाद में बोलोगे। अगर मैं कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट कर दूं तो हमारी वेलोसिटी y के टर्म में आ जाएगी। तो आप एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये जानते हैं आप। तो v इज इक्वल टू आएगा
ए ओमेगा अंडर रूट साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, वाई अपान ए, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, जब इसको एलसीएम लेंगे तो ए कट जाएगा, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी इन एसएचएम का फार्मूला है। आपने बायो लिया है, मैथ्स लिया है, मैथ्स लिया है, आप भी डिफरेंशियल नहीं पढ़ा आपने, जरा समझिए, मैं बता रहा हूं तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स होता है। लेकिन अगर x की जगह मान लिया ax लिखा होता, x की जगह, तो इसको मन में आप ax को क्या मान लीजिए, x लिखा हुआ है, तो साइन ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉज ax हो जाएगा। आपने किसको x माना था, ax को माना था ना, तो ax को x मानोगे तो ax गुस्सा नहीं हो जाएगा, भाई साहब मैं ax मुझको x मान रहे हो, बड़े आए, तो उसको खुश करने के लिए उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ax का डिफरेंशिएशन a हो जाता है, a cos ax। समझ में आई बात, नहीं आई ध्यान दिक्कत नहीं, और समझा दें क्यों ऐसा हुआ, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया। अब जरा समझिएगा, थोड़ा और रुक जाइएगा। देखो y बराबर साइन ax है, यहां पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो अगर कोई और चीज है तो उसको आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लिया आपने, t, तो ये y बराबर क्या हो गया, साइन t हो गया। अब देखिए y किसका फंक्शन है, अब t का फंक्शन है, और t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और आपको y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। लेकिन सुनिए ध्यान से, y डायरेक्ट x का रिलेटिव नहीं अब है, y किसके पास जाएगा, t के पास, फिर t जाएगा x के पास, मतलब इनडायरेक्टली y x से जुड़ा हुआ है, y t का रिश्तेदार है, t x का रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार का रिश्तेदार रिश्तेदार होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो y पहले डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, और बाद में t डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में। इसको चेन रूल कहा जाता है, इंटर में डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको। तो जब हम d बाई डी टी ऑफ y करेंगे यानी साइन t, और इंटू d बाई डी एक्स ऑफ t करेंगे यानी ax, तो साइन t का cos t और ax का a, और t की वैल्यू रख देंगे। समझ में बात नहीं आई, ये चेन रूल है, इसको कहते हैं चेन रूल, ठीक है, रिश्तेदार से रिश्तेदार जोड़ते चले जाते हैं। खैर, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहां कुछ स्पेशल केस समझिएगा, स्पेशल केसेस देखो ध्यान से। पहला, अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाए, y 0 का मतलब पार्टिकल कहां पे रहे, अपनी मीन पोजीशन पे, तो जिस समय मीन पोजीशन पे पार्टिकल लौट के आ रहा होगा और मीन पोजीशन से गुजरेगा, वहां वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, तो अगर y को 0 कर दोगे, झूला चल रहा है और झूला जब अपनी मीन पोजीशन से गुजरता है तो वेलोसिटी कम होती है ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है ना, तो वहां v मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, a ओमेगा होगा, क्योंकि y 0 हो चुका है, ठीक है। और दूसरा केस यह है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, यानी पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पहुंच चुका है, तो वेलोसिटी वहां क्या हो जाएगी, मैं मैथमेटिकली बात नहीं कर रहा हूं, जब आप पार्टिकल को तो वहां 0 हो जाएगा, तो मैथमेटिकली भी 0 हो रहा है, तो v वहां पर 0 हो जाएगा। ये दो केस हो गए, समझ में आएगी बात। अब लिखिए एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, इसको रब कर सकते हैं, नोटेड डाउन, लिख लिया है।
हाँ, अब लिखिए एक्सेलरेशन इन एसएचएम। लिखिए वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, यहां तक पहुंच जाइए आप वेलोसिटी। तो देखिए जब हम लिखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो आप एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होता है। इसको यहां पर a से डिनोट नहीं किया जाएगा क्योंकि a यहां पर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसको अल्फा से लिख दिया। अल्फा इज इक्वल टू dv बाई dt, डेल्टा v अपान डेल्टा t आपने पढ़ा है, तो dv बाई dt हो जाएगा। तो d बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सही कह रहा हूं मैं। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जरा देखिए ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, y, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये अल्फा हो गया। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां आप कहेंगे अल्फा प्रोपोर्शनेट माइनस वाई। पहले यहां पहुंचे फिर हम बात करते हैं। यानी हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, पहली बार किया तो वेलोसिटी मिली, दोबारा किया तो एक्सेलरेशन मिला। नोट कर लिया। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने उसकी एक कंडीशन बताई थी कि जो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, दैट रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई। बताया था हमने F बराबर एम एल्फा होता है, एम एल्फा प्रोपोर्शनेट माइनस वाई, तो अल्फा प्रोपोर्शनेट माइनस वाई तो होगा, एम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट मास डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट अल्फा प्रूफ होके आ जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है। हमने अभी क्या बताया था, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट है, फोर्स बोले तो एक्सेलरेशन, क्योंकि मास तो वहां पर कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे चूंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट एंड अपोजिट है, तो मोशन कैसा हो रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। मतलब एक और प्रूफ एसएचएम का आ गया कि कंडीशन भी प्रूफ होके आ गई। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो यहां किसी भी मोशन के बारे में बात करेंगे, अगर उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट हमने प्रूफ कर दिया माइनस वाई के, तो वो एसएचएम हो जाएगा। तो लिखिए हियर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, माइनस क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। दिस शोज दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये प्रूफ भी हो गया कि एसएचएम कर रहा है। अगर मैं यहां पर दो स्पेशल केस ले रहा हूं, अब बताओ, पहला एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कब मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन बोले तो रीस्टोरिंग फोर्स कब होगा मैक्सिमम, यानी जब y इज इक्वल टू ए होगा तो वहां पर अल्फा मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। और दूसरा जब y इज इक्वल टू 0 होगा
तो वहां पर अल्फा मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। समझ में आई बात? तो ये कुछ बात दिमाग में क्लिक की, क्या घटना हो रही है, मतलब क्या हो रहा है। मेन होता है ना कि नेचर में क्या हो रहा है, इसको क्या हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।